नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। दोस्तों, ये है यूपी पीसीएस मेंस एग्ज़ाम 2019 का जीएस का सेकंड पेपर। ओके, तो ये है जीएस का सेकंड पेपर। जीएस का जो फर्स्ट पेपर था वो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में अपलोड किया था, आप लोगों ने देख लिया होगा उसको, और उसकी पीडीएफ भी हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दी है। ठीक है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी। और मेंस में जो निबंध का पेपर हुआ था और जो हिंदी का पेपर हुआ था वो भी हमने आपको दिखाया था, और उसकी पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम पर दे दी है। ठीक है जी। तो टेलीग्राम पर अगर आप वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ओपन नहीं होती है, कुछ लोग कह रहे थे कि ओपन नहीं हो रही लिंक, तो आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सिविल सर्विसेज ड्रीम, वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा से फर्स्ट पेपर हुआ था, मतलब जैसे कि फर्स्ट पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही इसमें भी 20 क्वेश्चन होते हैं। 4 पेपर होते हैं जीएस के। तो ये पेपर भी 3 घंटे का होता है और ये भी 200 नंबर का होता है। 200 नंबर के 4 जीएस के पेपर होते हैं मेंस में। तो जैसा कि फर्स्ट पेपर में था, इसमें भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होंगे जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन होंगे जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे। तो जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में, उनकी जो वर्ड लिमिट होगी वो 125 शब्द होगी। ठीक है, आप 100 से लेकर 125 शब्दों के बीच में आपको लिखना होगा लगभग लगभग। ठीक है, वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और ये जो होंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये 8-8 नंबर के होंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए में जो है वो 80 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 8-8 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन बी में जो है वो 12-12 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे, यानी 120 नंबर जो होंगे वो सेक्शन बी में होगा। ठीक है, 200 नंबर का पेपर है। चलिए देखते हैं। सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी हैं, सारे क्वेश्चन करने इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिलेबस तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, आप लोग देख लीजिएगा कि मोटे तौर पर बता सकते हैं इसमें। एक तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन, इससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि जीएस सेकंड पेपर यूपीएससी में होता है, लगभग पूरा ही पेपर करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, वैसे ही यूपी पीसीएस में भी यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका में थोड़ा सा अंतर है। यूपीएससी थोड़ा इससे ज़्यादा कठिन पेपर होता है यूपीएससी का। और कठिन तो खैर ये भी पेपर कठिन ही है, 3 घंटे में इसको पूरा कर पाना, ये 20 क्वेश्चन जो है 3 घंटे में पूरा कर पाना, ये पहली चुनौती होती है, सबसे कठिन। ठीक है, तो आसान और कठिन कुछ नहीं होता है, मतलब जो है अगर क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं इसको तब तो सही है। ठीक है, तो सेक्शन ए में देखते हैं, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं 125 शब्द वाले। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अटल भूजल योजना के उद्देश्य व प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से ही पूछा गया है। अटल भूजल योजना के उद्देश्य, 2 चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो आपको उद्देश्य बताने हैं, यानी इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, ये बताना है 2। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, और उसके क्या क्या पार्ट हैं, सब पार्ट्स उसके क्या क्या हैं, सब कुछ आपको लिखना है उससे रिलेटेड। ठीक है, तभी कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संक्षेप में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका बताइए। ये भी करंट अफेयर से क्यों है? देखिए, आप कोई भी बुक पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, उसके लिए एम लक्ष्मीकांत, डी वसु, सुभाष कश्यप, परीक्षावाणी, जो भी पढ़ी हो आपने प्रीलिम्स के लिए, तो मेंस में भी आपको पढ़नी पड़ती है। ठीक है, और करंट अफेयर से आप उसको जोड़ के जब पढ़ेंगे, आप अपडेट करके, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। जीएस का सेकंड पेपर और थर्ड पेपर भी आप देखेंगे तो वो भी करंट से ही पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो आपने बुक में तो पढ़ा ही होगा लक्ष्मीकांत या किसी भी बुक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, लेकिन ये करंट अफेयर से क्यों रिलेटेड है? अभी 2019 में आपने पढ़ा होगा, इसमें संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 1993 में हुआ था। ठीक है, तो अभी 2019 में उसी में संशोधन किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, तो जितने भी एडिटोरियल हैं, आप चाहे हिंदी मीडियम से हों या इंग्लिश मीडियम से, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दैनिक जागरण या फिर इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, जो भी आपका जैसा मीडियम हो, तो आप उसके नोट्स भी बनाते रहें, और जब भी एडिटोरियल या संपादकीय पढ़ें तो ये आप ध्यान में रखें कि अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरीके से पूछ सकते हैं। मगर मान लीजिए आप ही अगर क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो कैसे बना सकते हो? तो देखिए, यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि संक्षेप में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका बतानी, यानी रोल क्या है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका रोल क्या है इंडिया में। ठीक है, तो वो बताना है आपको, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि लोक सेवा का परंपरागत गुण तटस्थता रहा है, व्याख्या करें। ठीक है, यानी द ट्रेडिशनल क्वालिटी ऑफ सिविल सर्विसेज हैज़ बीन न्यूट्रलिटी, एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो न्यूट्रलिटी सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट में
कहा भी जाता है कि सिविल सर्वेंट को एक न्यूट्रल रहना चाहिए, हर जैसे पॉलिटिकली भी न्यूट्रल आपको होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में किसी के पक्ष में नहीं रहना चाहिए, एक पक्ष में नहीं होना चाहिए किसी के, ठीक है। तो लोक सेवा यानी सिविल सर्विसेज का परंपरागत गुण जो है वो तटस्थता रहा है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरीके से पूछा गया है। अगर आपने सेकेंड ARC रिपोर्ट पढ़ी होगी, ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट की जो रिपोर्ट है, सेकेंड ARC रिपोर्ट, हालांकि जो GS का 4th पेपर हुआ था लास्ट ईयर UPSC में, तब भी हमने आपको बताया था कि सेकेंड ARC रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई जगह आप इसका यूज़ कर सकते हो। एक तो GS ये सेकेंड पेपर में, यहाँ UPPCS में भी और UPSC में भी आप उसका प्रयोग कर सकते हो। सेकंड पेपर में आपको कुछ आंसर लिख सकते हो, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप वहाँ से बड़े आसानी से लिख सकते थे। इसके अलावा GS का 4th पेपर जो सेकंड ARC रिपोर्ट है उसके बारे में बता रहे हैं, GS के 4th पेपर में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको उससे हेल्प मिलेगी। तीसरा निबंध में भी आपको उसमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो उसको पढ़ जरूर लेना, आप चाहो तो फ्री में डाउनलोड कर लेना, गूगल पे मिल जाएगी आपको। चलिए आगे देखते हैं। भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य तनाव के बिंदु कौन कौन से हैं, ठीक है। तो भारत नेपाल चूँकि करंट अफेयर्स में काफ़ी रहा है, एडिटोरियल्स वगैरह में आपने खूब पढ़ा होगा, तो डायरेक्टली पूछ दिया गया कि जो तनाव रहा है पिछले दिनों में भारत और नेपाल के बीच में, तो उनके मुख्य बिंदु हैं, मुख्य तनाव का कारण क्या है, मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, क्यों तनाव रहा है, ठीक है, वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है सिटीजन्स चार्टर पर एक टिप्पणी लिखिए, डायरेक्टली पूछ दिया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो करंट से रिलेटेड हो या फिर वैसे। अगला क्वेश्चन है, अब चूँकि UPPCS से है तो उत्तर प्रदेश का भी सिलेबस है इसमें, उत्तर प्रदेश सरकार की गिद्ध संरक्षण परियोजना का वर्णन करें। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है, तो गिद्ध संरक्षण परियोजना से संबंधित यहाँ पर पूछ लिया गया है। अगला है भारतीय लोकतंत्र का दर्शन, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए। भारतीय लोकतंत्र का दर्शन भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित है, ठीक है, यानी जो इंडियन डेमोक्रेसी की फिलॉसफी है वो किस में सन्निहित है, प्रस्तावना में, प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उसकी व्याख्या करनी है आपको, बड़ी आसानी से लिख सकते हो आप। अगला है जन प्रतिनिधित्व कानून के मुख्य तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जरूर क्वेश्चन हर साल पूछा, ये तो सिलेबस में डायरेक्टली आपके लिखा ही होगा, आपने अगर सिलेबस पढ़ा होगा ठीक से तो इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसको तो बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके रखिए हमेशा के लिए। तो पूछा गया कि जन प्रतिनिधित्व कानून के मुख्य तत्वों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगला क्वेश्चन है आलोचनात्मक मतलब उसकी कमियां बताते हुए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्यों में विधान परिषद के सृजन व उन्मूलन, सृजन यानी उसका गठन, उन्मूलन यानी उसको हटाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। कैसे बनाई जाती है और कैसे उसको भंग की जाती है, कैसे मतलब उसको नष्ट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है कैसे विधान परिषद को, ठीक है, एबॉलिश कैसे किया जाता है, तो वो बताना है आपको। आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव लाने का क्या कारण है, तो अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में रहा है इसलिए यहाँ से डायरेक्ट पूछ दिया गया ये, ठीक है। लेकिन इतना तो आपको अब लक्ष्मीकांत या जो भी आप पढ़ेंगे बुक तो उसमें आपको मिल जाएगा कि कैसे उसका गठन होता है और कैसे उसको एबॉलिश किया जाता है, इसीलिए करंट से जोड़ के आपको पढ़ना चाहिए हमेशा। अगला है नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए। करंट अफेयर से पूछ दिया गया, ठीक है। तो ये सेक्शन A से था, अब है सेक्शन B। सेक्शन B में भी 10 क्वेश्चन हैं जो कि 12-12 नंबर के हैं। तो सेक्शन B जो है वो 120 नंबर का होता है, सेक्शन A 80 नंबर का होता है, ठीक है। तो इसकी वर्ड लिमिट है 200 वर्ड्स। तो जो 200 शब्दों वाले हैं आप इनको 170 से लेकर 200 शब्दों के बीच में लिख सकते हो, ठीक है। क्रॉस नहीं करने चाहिए, क्रॉस करने के एक तो वहाँ पर आपको स्पेस भी अब तो लिमिटेड मिलता है तो उतने में ही आप लिख सकते हो। दूसरा ये है कि अगर बहुत ज़्यादा लंबा आप आंसर लिखोगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्वेश्चन पेपर पूरा, ठीक है। तो इसलिए अगला है, इसलिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आंसर राइटिंग के बारे में आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले, देखिए कितनी बार भी मान लीजिए आपने जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, आपने 5 बार ही पढ़ा है केवल, ठीक है, 5 बार पढ़ा है। आपका जो कॉम्पिटिटर है उसने 20 बार पढ़ा है यही मटेरियल, स्टडी मटेरियल, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल रट डाला है, पढ़ डाला है अच्छी तरीके से। लेकिन आपने एक्स्ट्रा काम किया है मेंस के लिए, आंसर राइटिंग की है, आपने खूब लगातार प्रैक्टिस की है लिखने की, ठीक है। 3 घंटे यहाँ पे लिखने आपको लिखना होगा, ये बहुत बड़ा कठिन काम होता है। तो अगर आपने आंसर राइटिंग की है और किसी ने 20 बार पढ़ा है पूरा स्टडी मटेरियल पूरा, लेकिन आंसर राइटिंग एक बार भी नहीं की है, तो आप जो है पूरा क्वेश्चन पेपर वहाँ पूरा कर लेंगे। ये 20 बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है सिर्फ, ठीक है,
इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो जो मेंस एग्ज़ाम है वो पूरा पूरा आंसर राइटिंग पर ही है, वहाँ सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। आप बस क्वेश्चन देखो और समझो अच्छी तरीके से कि क्या क्या पूछा गया और लिखना शुरू कर दो डायरेक्ट। अगला है जो क्वेश्चन है ये है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे पूछा गया डिजिटल भारत का क्या अर्थ है। तो करंट अफेयर्स में खूब रहा है, न्यूज़पेपर बिल्कुल पूरा पढ़ते रहिए अच्छी तरीके से, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना हो या यूपीपीसीएस का। मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके विविध स्तंभों एवं चुनौतियों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया के बारे में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का वर्णन कीजिए। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पर, उनके बारे में आपको पढ़ते रहना चाहिए। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के बारे में पूछ लिया गया। अगला है सुगम्य भारत अभियान की भूमिका एवं महत्व पर टिप्पणी लिखी है, ठीक है। तो ये भी करंट से ही पूछा गया है। अगला है क्या भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है। इस संबंध में तार्किक उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन का भी है इसमें, और तो उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पर पूछा गया है सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी एडिटोरियल वगैरह आपने पढ़े होंगे, उसमें आपको मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का विकासशील देशों पर पड़ने वाले प्रभाव का विवेचन कीजिए। तो विवेचना करनी है जलवायु परिवर्तन का विकासशील देशों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ईरान के मध्य हालिया तनाव के क्या कारण हैं। तो इनके बीच में हालिया तनाव क्या, इनके बीच में तो तनाव रहता ही है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो उसके कारण क्या है वो बताने हैं। फिर है इस तनाव का भारत के राष्ट्रीय हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद है भारत को इस परिस्थिति से कैसे निपटना चाहिए, ठीक है। अमेरिका कह रहा है कि भैया हमसे, भारत से कह रहा है कि हमसे सारा तेल, क्रूड ऑयल जो है हमसे खरीद लो, ठीक है। लेकिन उतनी दूर से जाके कौन खरीदे, उसका मतलब, ठीक है, काफ़ी दूर पड़ता है अमेरिका। तो मतलब ये क्वेश्चन जो है इसीलिए पूछा गया कि इस तनाव का भारत के राष्ट्रीय हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत इस परिस्थिति से कैसे निपटना चाहिए भारत को। तो इसमें 3 बातें पूछी गई हैं, तब क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। एक तो हालिया तनाव क्या रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच में, भारत के राष्ट्रीय हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी हमें अमेरिका का से भी दोस्ती रखनी है और ईरान से भी, और भारत को कैसे निपटना चाहिए इससे, तो विवेचना कीजिए। अगला है क्वेश्चन बोडो समस्या से। तो काफ़ी न्यूज में रहा है बोडोलैंड, ठीक है। तो बोडो समस्या से आप क्या समझते हो। क्या बोडो शांति समझौता 2020 असम में विकास और शांति सुनिश्चित करेगा, मूल्यांकन कीजिए। तो ये भी करंट से पूछा गया। उसके बाद है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत से आप क्या समझते हो, भारतीय संविधान के लिए इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में प्रधानमंत्री की उभरती भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। डिस्कस द इमर्जिंग रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। तो इससे पूछ दिया गया क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में जीवन का अधिकार की समीक्षा कीजिए, ठीक है। एग्जामिन द राइट टू लाइफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और खासकर जो मेंस एग्जाम में जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 जैसा कि यूपीएससी में होता है वैसे ही, ठीक है। इसके बाद हम आपको जीएस का 3rd पेपर और 4th पेपर भी दिखा देंगे, और ऑप्शनल आपका कौन सा है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शनल हैं, सारे तो अपलोड नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पर। लेकिन अगर कोई बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आप उसको आप कमेंट में बताइए कि आपका क्या है, तो जो ज़्यादातर लोग होंगे उसका वो हम अपलोड करके यहाँ पे आपको दिखा देंगे, ठीक है जी। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।